मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं आज आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूं इस कहानी के जरिए। मेरा नाम इशिता है और जब मैं ये कहानी लिख रही हूं, मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिमाग सुन्न हो चुका है। पर फिर भी मैं आज आपको मेरी आप बीती सुनाना चाहती हूं। आज 12 साल बाद मैं ये कहानी आपको सिर्फ इसलिए सुना रही हूं ताकि आप में से कोई एक, बस एक, वो गलती न करे जो मैंने की थी। मेरे पापा की एक आदत थी जिससे मुझे बचपन से चिढ़ थी। वो हमेशा मेरा पता पूछते थे, हर बार, हर जगह। कहाँ जा रही है, कैफे का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ, किसके साथ हो, पूरा नाम बताओ, कब लौटोगी, वक्त बताओ। और फिर वो अपनी डायरी में, हाँ, असली कागज वाली डायरी में जो हमेशा उनकी जेब में रहती थी, उसमें वो 2-4 लाइनें लिखते थे। तारीख, जगह, नाम और वक्त। मुझे उन पर इस बात को लेकर हमेशा गुस्सा आता था, लेकिन कभी कभी मैं उन पर हंसती थी। पापा, आप मेरा ट्रैकिंग डिवाइस हो क्या? गूगल मैप्स में लोकेशन शेयर कर दूं? लेकिन वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं होते थे। वो बस हंसते थे और कहते, बेटा, मोबाइल एक मशीन की तरह होती है। नेटवर्क न मिले तो मशीन बंद हो जाती है, कभी बैटरी खत्म हो जाती है। आदमी के दिमाग में लिखा पता खत्म नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और मैं उनसे इस बात को लेकर कभी बहस नहीं करती थी, चुपचाप वहां से निकल जाती थी। क्योंकि जब भी मैं उन पर गुस्सा होती थी तो उनके पास मेरी हर बात का बस एक ही जवाब होता था। वैसे मेरे पापा के बारे में बताओ तो पापा रेलवे में गार्ड थे। 20 साल रात की ड्यूटी की थी उन्होंने। कभी सुनसान स्टेशनों पर, कभी सिग्नल के इंतजार में खड़ी मालगाड़ियों के डिब्बे में। मुझे लगता था कि यह सब उसी नौकरी का असर है। फिर एक दिन जब मैं शायद 19 साल की थी, मैंने चिढ़कर पूछ लिया, पापा, आपको हर बार क्यों जानना होता है कि मैं कहां हूं और क्या कर रही हूं? और आखिर क्या ही फर्क पड़ेगा अगर किसी को पता ना हो कि मैं कहां हूं? आप क्या मुझे बच्ची समझते हो? पापा उस वक्त शर्ट के बटन लगा रहे थे। मेरी बात सुनकर उनके हाथ रुक गए और उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बहुत सामान्य आवाज में जो कहा, वो मुझे उस दिन बस एक बेवकूफी लगा था। उन्होंने कहा कि इशू, जिसे इस दुनिया में कोई ढूंढ नहीं रहा, वो असल में इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब कुछ नहीं। उन्होंने इतना बोलकर अपनी बात खत्म कर दी, बस बताकर जाया कर। अब सुनिए वो हिस्सा जिसके लिए मैं खुद को आज तक माफ नहीं कर पाई। कॉलेज के दूसरे साल में मेरा एक ग्रुप बन गया था, रिया, वीरेन और अंश। और उस साल दिसंबर में वीरेन ने वो प्लान बनाया था। उसके मामा का एक पुराना गेस्ट हाउस है। अब मैं यहां पर जगह का नाम बदल कर बता रही हूं। वो गेस्ट हाउस सोनकुंड के पास था, पहाड़ों में, बंद पड़ा है सालों से, लेकिन चाबी उसी के पास है। अब प्लान ये था कि हम 2 दिन की ट्रिप पर जाएंगे। बॉनफायर, म्यूजिक और कोई रोक टोक नहीं। सोनकुंड, ये नाम मैंने कभी नहीं सुना था। वीरेन ने बताया कि वो जगह अब लगभग वीरान है। नीचे कभी बांध बना था तो सड़क डूब गई और गांव के लोग धीरे धीरे वहां से दूर होते चले गए। अब पता नहीं क्यों, पर मुझे वो नाम अच्छा नहीं लगा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे उसी पल वीरेन के फोन की स्क्रीन पर उस जगह की धुंधली फोटो देखते हुए पेट में एक अजीब सी गिरावट हुई थी। पर 19 साल की उम्र में हम उस गिरावट को एक्साइटमेंट कहते हैं। अब मेरे सामने एक ही प्रॉब्लम थी और वो थे पापा। मैं जानती थी कि वो मुझे जरूर पूछेंगे जगह का नाम क्या है, उसकी लोकेशन, वहां का लैंडलाइन, गाड़ी का नंबर वगैरह वगैरह। और मैं ये भी जानती थी कि पहाड़ों में सालों से बंद पड़ा एक गेस्ट हाउस
और 4 अकेले बच्चे। ये सुनकर वो साफ मना कर देंगे। तो इसलिए मैंने वो किया जो शायद मेरी उम्र का हर कोई करता। मैंने एक कहानी बनाई, एक झूठी कहानी। मैंने कहा कि कॉलेज का एक एकेडमिक ट्रिप है, एक जानी पहचानी जगह जहां मैं टीचर्स के साथ पहले भी जा चुकी थी। मैंने रिया को भी कह रखा था कि अगर पापा फोन करे तो यही बताना। मैंने आसपास की एक फर्जी लोकेशन तक भेज दी थी उन्हें। घर से निकलने से पहली रात पापा मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उन्होंने डायरी खोलते हुए हमेशा के वही सवाल पूछे। जगह का नाम मैंने बता दिया, झूठ। रुकोगी कहा, मैंने फिर बता दिया, वो भी झूठ। साथ में कौन कौन है, मैंने आधा सच बता दिया और आधा झूठ। उन्होंने सब कुछ लिख लिया, फिर पेन बंद किया और मेरी तरफ देखा। और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मुझे लगा कि उन्हें सब पता चल गया है, क्योंकि उस पल उनकी आंखों में कुछ था। फिर कुछ देर मुझे घूरने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, पहुंचकर फोन जरूर कर देना। और वो वहां से चले गए। वो आखिरी रात थी जब मैंने अपने पापा को देखा था। हम अगली दोपहर सोनकुंड से कुछ दूर ही किसी जगह पहुंचे, आखिरी 10 किलोमीटर टूटी सड़क पर, और उसके बाद गाड़ी छोड़कर पैदल। सोनकुंड को मैं क्या कहूं, वो एक ढलान पर बसा हुआ बेहद खूबसूरत, बेहद खामोश गांव था। पत्थर के घर, स्लेट की छतें और नीचे दूर तक फैला बांध का हरा पानी। कुछ 15-20 घर आबाद थे, बाकी सब बंद। बड़े बड़े ताले लटके हुए थे उन पर। हवा में पाइन के पेड़ों से आने वाली वो ताजा, ठंडी और लकड़ी जैसी महक थी, जो मन को एक अलग सुकून दे रही थी। और वहां पहुंचते ही 3 चीजें हुई। पहली, हम चारों के फोन का नेटवर्क अचानक गायब हो गया, पूरी तरह। वीरेन ने हंसकर कहा, यही तो चाहिए था। एक पल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर हमने ताली बजाई। हमने खुशी मनाई कि अब दुनिया में हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। आज वो पल याद करके मेरा खून जम जाता है। दूसरी, गेस्ट हाउस की ओर जाते समय रास्ते में हमें एक बूढ़ी औरत मिली। अपने आंगन में कोई लकड़ी काट रही थी। हमने उन्हीं से रास्ता पूछा। उसने पहले तो बिना कुछ कहे गेस्ट हाउस की दिशा में हाथ किया और फिर पूछा, घर वालों को बता के आए हो ना? अजीब सवाल था, लगा जैसे मेरे पापा वहीं हो। वीरेन ने हंसकर कहा, हाँ हाँ अम्मा, सब पता है सबको। और उस औरत ने हम चारों के चेहरों पर एक एक करके नजर फेरी, बहुत धीमी, एक एक करके, जैसे वो गिनती कर रही हो। फिर वो बिना कुछ कहे भीतर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तीसरा, गेस्ट हाउस वो गांव के आखिरी सिरे पर था, बाकी घरों से थोड़ा दूर, थोड़ा हटकर, चीड़ के पेड़ों के बीच। 2 मंजिला, लकड़ी और पत्थर का, दिखने में सुंदर था, पर उसके चारों तरफ की जमीन पर घास नहीं थी। और घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर ऊपर की तरफ किसी ने बहुत पुरानी, काली पड़ चुकी कील से एक चीज ठोक रखी थी। वो थी एक छोटी सी लोहे की घंटी, बिना जबान की, शायद बजने वाली नहीं थी। और तब अंश ने कहा, डेकोरेशन के लिए होगी शायद। अब उस वक्त किसी बात पर शक करने जैसी कोई बात ही नहीं थी, और इसलिए हमने उस पर उतना गौर नहीं किया और हम घर के अंदर चले गए। हमने सामान अंदर रखा, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। किसी ने बॉनफायर के लिए लकड़ी जमा की, किसी ने म्यूजिक चलाया, किसी ने खाने की तैयारी की, तो किसी ने रात के सोने की तैयारी कर ली। और शाम को जब सूरज बांध के पानी में उतर रहा था, तब न जाने क्यों मुझे मेरे पापा की याद आई। एक अजीब सा ख्याल आया मेरे मन में, जैसे मेरे पापा घर पर अपनी डायरी खोलकर एक झूठी जगह का नाम पढ़ रहे हो और मुझे उस झूठी जगह पर ढूंढ रहे हो। और मैं यही थी,
जहां मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा था। पहली रात सामान्य थी। हंसी, गाने, बॉनफायर। हमने सुबह 4 बजे तक बातें की। रात भर बाहर से कुछ लकड़ी की कटकट की आवाज और दूर कहीं से कुछ जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आती रही, लेकिन हमें डर लगे उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी। घर मजबूत था, पत्थर का बना हुआ। अजीब बात तो दूसरी रात से शुरू हुई। रात को कोई 1:30 बजे थे। मेरी आंख खुली। मैं और रिया ऊपर के कमरे में थे और दोनों लड़के नीचे। कमरा ठंडा था, पहाड़ों की सामान्य ठंड नहीं, एक चिपचिपी बासी ठंड। और नीचे घर के बाहर कोई चल रहा था, लगातार, बिना रुके। मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। चांद अच्छा था, उसकी सफेद धुंधली रोशनी हर जगह फैली हुई थी। मैंने नीचे देखा तो घर के चारों तरफ की उस घास रहित जमीन पर कोई नहीं था, पर आवाज तो अब भी आ रही थी। चरमराते सूखे पत्तों पर धीमे नपे तुले कदम, घर के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए। 1 चक्कर, 2 चक्कर, और हर चक्कर के बाद, चक्कर के आखिर में वो चीज रुकती थी, मुख्य दरवाजे के सामने। और वहां कुछ सेकंड ठहर कर वो फिर से चलना शुरू करती थी। मैंने रिया को जगाया और उसे भी मुझे हो रहे उस अजीब एहसास के बारे में बताया। उसने भी उन आवाजों को सुना। हमें थोड़ा डर लगा और इसलिए हम दोनों सांस रोक के बैठी रही। सुबह 4 बजे के आसपास वो आवाज बंद हो गई। सुबह हमने लड़कों को बताया और वीरेन हंसा। अरे कोई जानवर होगा, भालू, कुत्ते, कुछ भी हो सकता है। और इस पर रिया ने कहा, जहां तक मुझे पता है जानवर कभी भी ऐसे चक्कर नहीं लगाते। फिर अंश ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। यार एक बात बताऊं, रात मुझे भी लगा कि नीचे वाले कमरे में कोई खड़ा है। मैंने आंख खोली तो वहां कोई नहीं था, पर ऐसा कहकर कुछ पल वो चुप रहा। फिर से उसने कहा, पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक एक करके हम सब चुप हो गए। फिर उसी ने माहौल को ठीक करने के लिए एक झूठ मूठ की हंसी हंसकर कहा, पता नहीं, शायद सुबह का सपना होगा। हम सब शांत थे, पर उन बातों को गौर से सुन रहे थे। उस दिन दोपहर को हम गांव में गए कुछ सामान लेने, और वहां हमें वही बूढ़ी औरत फिर मिली। इस बार उसने खुद हमें रोका। कब जा रहे हो? उसने अचानक से सवाल किया। वीरेन थोड़ा पीछे हटा और उसने जवाब दिया, कल सुबह अम्मा। उसने सिर हिलाया, पर संतुष्ट होकर नहीं। फिर उसने जो पूछा उससे मेरे रीढ़ में ठंड उतर गई। वो जो ऊपर घर है वहां रुके हो? हमने हां कहा। उसने फिर पूछा, चौखट पर घंटी टंगी है? हम सबने एक साथ कहा, हां। उतार तो नहीं दी? तब अंश ने कहा, नहीं अम्मा। बुढ़िया ने राहत की सांस ली और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, टंगी रहने देना। और सुनो। उसने तब मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा था। घर पर सच बता के आई हो ना? और मैं सन्न रह गई। उस अजीब सवाल से मेरा शरीर लगभग कांप उठा। मैंने हड़बड़ाकर कहा, क्या मतलब? मतलब यही जो पूछा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी। अपनों को सही जगह बता के आए हो कि झूठ बोल कर आए हो? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन वो भी झूठ था। बुढ़िया ने मुझे घूरते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया और वो पीछे मुड़ गई। पीछे जाते जाते उसने बस इतना कहा, इस बेरहम दुनिया में जो झूठ बोलकर कहीं जाता है ना बेटी, उसका पता किसी के पास नहीं होता।
और यहाँ एक चीज है जो सिर्फ उन्हें उठाती है जिनका पता किसी के पास न हो, जिसे कोई नहीं ढूंढ रहा, वो जो पहले से ही गुम है और उसके गुम होने पर हल्ला नहीं मचता। बुढ़िया जितनी अजीब थी, उसकी बातें उससे भी कहीं ज्यादा अजीब थी, और इसलिए हम बिना उसकी तरफ देखे वहां से निकल गए। हमने तय किया कि हम उसी शाम निकल जाएंगे, सूरज ढलने से पहले। पर पहाड़ों में सूरज इंतजार नहीं करता। आसपास घूमते घूमते वक्त कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। जब हम गेस्ट हाउस पर पहुंचे और पैकिंग करने लगे, तब तक अंधेरा घिरना शुरू हो चुका था, और हम सबको अच्छे से पता था कि गाड़ी तक का रास्ता ढूंढते ढूंढते और अंधेरा हो जाएगा। इसलिए खिड़की से बाहर देखते हुए वीरेन ने कहा, रात में उस टूटी सड़क पर उतरना खुदकुशी करने जैसा है। एक काम करते हैं कि सुबह के 5 बजे निकलेंगे, पहली रोशनी में। और हम सबके दिमाग में तब एक ही बात थी, एक रात, बस एक रात और। हमने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सब एक ही कमरे में नीचे वाले हॉल में गद्दे डालकर बैठ गए। कोई सोया नहीं। हम बातें करते रहे, हंसने की कोशिश करते रहे और बस अपनी घड़ियां देखते रहे। और फिर रात के 1:30 बजे बाहर फिर वही शुरू हुआ जो कल रात हुआ था। कदम घर के चारों तरफ, एक चक्कर, 2, 3, और इस बार वो कदम तेज थे और भारी भी। चौथे चक्कर पर वो रुका, ठीक दरवाजे के सामने, और उसके बाद जो हुआ उससे हम चारों की जान हलक में आ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई, एक सामान्य दस्तक, जैसे कोई मेहमान आकर दरवाजे पर खड़ा हो। हम में से कोई नहीं हिला। फिर 10 सेकंड बाद फिर 3 दस्तकें, और फिर बाहर से एक आवाज, वीरेन। अपना नाम सुनकर वीरेन के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। उसने हैरान होकर हम सब की तरफ देखा। उसके मुंह से जो शब्द निकले, उनसे हमें समझ आया कि वो आवाज उसके मामा की थी। वीरेन बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा मामा। मामा? वीरेन उठने लगा। रिया ने उसकी बाह पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, पागल है, मामा को कैसे पता कि हम यहां हैं? तूने किसी को बताया था क्या? और अचानक वीरेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, और हम सब जानते थे कि किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया था। यही तो पूरी बात थी। हम चारों ने अपने अपने घर झूठ बोला था, और इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसे पता हो कि हम इस पहाड़ पर, इस घर में है। बाहर वाली चीज ने 2-4 मिनट इंतजार किया, फिर उसने दोबारा दस्तक दी। ईशु, क्या तुम अंदर हो? मेरे पापा की आवाज। ईशु बेटा, दरवाजा खोल, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहां आया हूं, तुम्हें लेने आया हूं। और मैं आपको सच बताती हूं, उस पल मेरा शरीर अपने आप उठ खड़ा हुआ। मेरा दिमाग चीख रहा था, ये पापा नहीं है, पर मेरे पैर अपने आप ही दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ये मेरे पापा की आवाज थी, वही थकी हुई, नरम, रात की ड्यूटी वाली आवाज। अंश ने मुझे पीछे पकड़कर लगभग जमीन पर गिरा दिया, और तब आखिरकार बाहर की आवाज बदल गई। ईशु, ईशु। आवाज की वो नरमी खत्म हो गई। वो कोई आवाज नहीं थी, वो एक लिस्ट थी। बाहर खड़ी उस चीज ने दरवाजे की उस पार से हम चारों के पूरे नाम बोलने शुरू किए। पहला नाम
फिर कुछ पल शांत, फिर दूसरा नाम, फिर से कुछ पल शांत, और फिर तीसरा और चौथा। एक एक करके, बहुत आराम से, जैसे कोई रजिस्टर पढ़ रहा हो, जैसे कोई हाजिरी लगा रहा हो, जैसे कोई सामान गिन रहा हो। और हर नाम के बाद दरवाजे की लकड़ी पर बाहर से एक चोट पड़ती थी। 4 नाम, 4 चोटें। फिर सब बंद। काफी देर तक कोई आवाज नहीं हुई, कोई आहट नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। और उस भयानक खामोशी में चौखट के ऊपर टंगी वो बिना जबान वाली लोहे की घंटी, जो कभी बज ही नहीं सकती थी, वो बहुत हल्के से हिली। और उसमें से एक बहुत महीन टूटी हुई टन की आवाज निकली। और उस आवाज के साथ ही बाहर जो कुछ भारी चीज थी वो पीछे हटी, घसीटती हुई दरवाजे से दूर चली गई। काफी देर बाद हमने राहत की सांस ली। रिया रो पड़ी, दबी हुई, हिचकियों वाली रुलाई। अंश जमीन पर बैठ गया, घबराते हुए। कबीर के दांत बज रहे थे। मुझे लगा खत्म हो गया। मुझे सच में लगा कि वो चला गया। तभी बाहर, बहुत दूर से, शायद चीड़ के उन पेड़ों के पार से एक चीख आई, दर्द से भरी हुई, बीच में ही कटी हुई। रिया की रुलाई एक झटके में बंद हो गई। हम चारों ने एक दूसरे को देखा। तभी दूसरी चीख, इस बार लंबी। इस बार उसमें शब्द थे, पर वो शब्द किसी भाषा के नहीं थे। वो बस एक आदमी के गले से निकली हुई एक ऐसी आवाज थी जैसे उसे कोई घसीट रहा हो और वो पकड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर वो आवाज आई जिसने मेरे शरीर की हर हड्डी को बर्फ कर दिया। ईशु, मेरे पापा। ईशु, बाहर आ बेटा, दरवाजा खोल। मैं उठ खड़ी हुई। मेरा शरीर मेरा नहीं रहा था। मैं दरवाजे की तरफ लपकी और मेरे मुंह से एक चीख निकली, पापा। अंश ने पीछे से मेरी कमर पकड़कर फिर से मुझे पीछे खींच लिया और उसने अपनी हथेली से मेरा मुंह बंद कर दिया। पागल मत बन इशिता। वो मेरे कान के पास आकर चीखा और वो खुद रो रहा था। यही तो चाहता है वो, यही तो चाहता है वो। मैं झटपटाती रही, मैं कांटती रही, लाते मारती रही, क्योंकि शायद आप समझ सकते हैं, न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वो मेरे पापा थे। वो उनकी आवाज थी, जैसे हमेशा वो ड्यूटी से लौटने के बाद थकी हुई आवाज में मुझे पुकारते थे, मुझे बुलाते थे, बिल्कुल वैसी आवाज। और वो आवाज अब दूर जा रही थी। ईशु, ईशु, दरवाजा खोल, मैं यही हूं बेटा। हर पुकार पहले से थोड़ी और दूर, जैसे कोई उन्हें पेड़ों की तरफ खींच कर ले जा रहा हो और वो चिल्लाते जा रहे हो, ईशु, ईशु, रुक मत, ईशु। और फिर उस आवाज में कुछ ऐसा घुला जिसे मैं आज तक बयां नहीं कर पाई। वो आवाज टूटने लगी, जैसे कोई रेडियो का सुर बिगड़ रहा हो। ईशु, दरवाजा खोलो। आखिरी पुकार लगभग एक गुर्राहट थी। ईशु, दरवाजा खोल। फिर सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बाद जो हुआ उसने हमें अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि अब बाहर से 2 लोगों की आवाज आने लगी। एक वीरेन के मामा की, एक रिया की मां की। दोनों रो रही थी, दोनों दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, और दोनों आवाजें धीरे धीरे
उसी दिशा में पेड़ों की तरफ दूर होती जा रही थी। वो हमें बुला नहीं रहा था, वो हमें दिखा रहा था कि वो जो कुछ है वो क्या कर सकता है। फिर से सब शांत हो गया। बाहर कोई आवाज नहीं थी। हम सब भी शांत हो गए। करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं था। हम एक दूसरे के करीब बैठे थे, एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। और तब मैं पानी पीने उठी। देखा तो मेरी पानी की बोतल लुढ़कते हुए दरवाजे के पास चली गई थी। मैंने अपने दोस्तों को इशारे से बताया कि मुझे प्यास लगी है और मैं दरवाजे के पास चली गई। मैंने वहां पड़ी अपनी बोतल उठाई और पानी का एक घूंट ही पिया होगा। उसी पल बाहर से एक धीमी आवाज आई। यशु, यशु दरवाजा खोल बेटा, मैं हूं पापा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरा हाथ कांप उठा। मैं घबराकर पीछे सरक गई और इस बार दरवाजे पर जोर से चोट हुई और हम सबको जैसे झटका सा लगा। अंश उठा और उसने बिना कुछ कहे सोफे का एक सिरा पकड़ लिया। वीरेन दौड़कर दूसरी तरफ आया। हमने वो भारी लकड़ी का पुराना सोफा घसीटकर दरवाजे से अड़ा दिया। फिर डाइनिंग टेबल, उसे उल्टा करके सोफे के ऊपर रखा। फिर लोहे की वो पुरानी अलमारी जो शायद काफी साल से अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। हम चारों ने मिलकर उसे इंच इंच खिसकाया। हमारी उंगलियों से खाल छील गई, रिया के नाखून टूट गए, पर फिर भी हमने उसे दरवाजे तक पहुंचा दिया। फिर कुर्सियां, फिर हमारे बैग। हमने वहां जो कुछ था उसे उस दरवाजे के आगे रखकर एक पहाड़ खड़ा कर दिया। और फिर हम चारों उस पहाड़ के पीछे जमीन पर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। वीरेन के हाथ में लोहे की रॉड थी। अंश ने रसोई का चाकू पकड़ रखा था और हम वही बैठे थे। बाकी पूरी रात वो चीज लौटकर आती रही, बार बार। पर हर बार वो दरवाजा खटखटाती नहीं थी, बस चक्कर लगाती थी। और हर चक्कर पर वो घर की किसी एक खिड़की के पास रुककर उस पर बहुत हल्के से उंगली फेरती थी, कांच पर, ऊपर से नीचे। और हम चारों की गर्दनें उस आवाज के साथ साथ घूमती थी। बस इस बात से हमें राहत थी कि घर की सारी खिड़कियों में पुरानी लोहे की मोटी सलाखें थी, जिसे शायद वो चीज पार नहीं कर सकती थी। और सबसे भयानक बात तो यह थी, वो घंटी, वो पूरी रात बजती रही। बिना जबान की वो लोहे की घंटी चौखट की ऊपर टंगी हुई, वो रात भर हिलती रही। और उसमें से वही महीन फटी हुई अधूरी सी आवाज निकलती रही, कभी 2 मिनट के अंतर पर, कभी 10 मिनट के। और हर बार जब वो आवाज आती, बाहर वाली वो चीज पीछे हट जाती थी। रात के उन आखिरी 3 घंटों में हम चारों ने भगवान से नहीं, बल्कि उस जंग लगी लोहे की घंटी से प्रार्थना की। मैं आपको सच बता रही हूं, हर बार जब वो टन की आवाज होती थी, रिया मेरा हाथ भींच लेती और फुसफुसाती, फिर बजा, प्लीज फिर बजा। और बीच बीच में दूर पेड़ों की तरफ से बहुत हल्की सी आवाज आती थी। वो मेरा नाम पुकारती, हर बार पहले से और दूर, हर बार पहले से और थकी हुई। और हम चारों भी सुबह होने तक उसी हॉल में, उस मलबे के पहाड़ के पीछे एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे, एक दूसरे को हौसला देते हुए, अपने डर को काबू करते हुए। और फिर सुबह की पहली रोशनी आई। पहली रोशनी में हमने सब सामान हटाया और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, जमीन पर पैरों के निशान भी नहीं थे। सिर्फ घर के चारों तरफ एक गोल घिसा हुआ रास्ता था, जैसे किसी ने रात भर उसी लकीर पर चक्कर काटे हो। और दरवाजे पर बाहर की तरफ
4 लंबी खरोंचें थी। वो देख हम वहां से भागे। 10 किलोमीटर हम बिना रुके चले और उस जगह से नीचे उतरते ही मेरे फोन का नेटवर्क वापस आ गया। फोन लगभग कपकपाने लगा। 78 मिस कॉल, 40 मैसेज, सब मम्मी के थे। ईशु, कहाँ है तू? पापा तुझे ढूंढने निकले हैं। पापा का फोन नहीं लग रहा। बेटा प्लीज फोन कर। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मां को उस वक्त मैं क्या जवाब दूं, ये मुझे सूझ ही नहीं रहा था। अब आखिरी बात मैं आपको जल्दी बता दूं, क्योंकि यह हिस्सा सुनाते हुए मुझे आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने जो झूठी जगह बताई थी, पापा ने वहां फोन किया था। पहली रात ही कॉलेज के जिस टीचर का नाम मैंने लिया था, पापा ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ट्रिप है ही नहीं। मेरे पापा को ठीक उसी रात पता चल गया था कि उनकी बेटी ने उनसे झूठ बोला है और वो कहीं ऐसी जगह है जिसका पता दुनिया में किसी के पास नहीं है। मम्मी ने बताया कि उस रात पापा घंटों फोन पर रहे। रिया की माँ, वीरेन के घर, हर उस लड़के के घर जिनका नाम उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। किसी ने उन्हें बताया कि वीरेन के मामा का कोई पुराना गेस्ट हाउस है सोनकुंड में। पापा उसी रात अकेले निकल गए। मम्मी को बस इतना कहा कि मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है और मैं उसे लेने जा रहा हूं। उन्होंने 20 साल पहाड़ी सुनसान स्टेशनों पर रातें काटी थी। वो उस इलाके को जानते थे और वो मेरा पता भी जानते थे। और जिस दिन हम सब वहां से निकले थे, उस दिन हम पापा को दोपहर तक ढूंढते रहे। उनकी स्कूटी सोनकुंड की टूटी सड़क के पास मिली, खड़ी हुई, चाबी लगी हुई, लेकिन पापा नहीं मिले। पुलिस ने खाई में उतरने की थ्योरी बनाई, जंगली जानवर की थ्योरी बनाई। 2 हफ्ते तक उन्हें ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कपड़ा, न जूता और न ही कोई शरीर, कुछ भी नहीं। और इस बात को 12 साल हो गए हैं। मेरे पापा आज भी लापता है कागजों में। और अब वो बात जो मैंने आज तक अपनी मां को भी नहीं बताई। पापा की स्कूटी की डिक्की में उनकी वो डायरी मिली थी जो मुझे पुलिस ने लौटा दी थी। मैंने उसे 3 साल तक नहीं खोला और जब खोला तो आखिरी पन्ने पर उनकी लिखाई में वो लाइन थी जो उन्होंने घर से निकलने से पहले लिखी थी। उनकी वही आदत, वही नियम आखिरी बार भी निभाया हुआ था। रात 11:25 सोनकुंड जा रहा हूं। ईशु वही है, उसे लेने जा रहा हूं। AK वर्मा। और उसके नीचे उसी पन्ने पर किसी और की लिखावट थी, बहुत टेढ़ी, बहुत भारी, जैसे किसी ने पेन को मुट्ठी में पकड़ कर लिखा हो। मैं आपको बता दूं, वो लिखावट मेरे पापा की नहीं थी और उस पन्ने पर सिर्फ वो 2 लाइनें थीं और डायरी उस रात के बाद बंद डिक्की में पड़ी थी। उसमें लिखा था, अब मेरा पता किसी के पास नहीं है। 12 साल से मैं इसी सच के साथ जी रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप इसे ठीक से समझें, क्योंकि इसी में इस पूरी कहानी का असली डर है। उस रात मैं इसलिए नहीं बची कि मैं समझदार थी, मैं इसलिए बची थी कि आधी रात को 100 किलोमीटर दूर मेरे पापा ने मेरा असली पता ढूंढ निकाला था। उस पल मैं दुनिया में लौट आई, क्योंकि कोई था जो मुझे ढूंढ रहा था। और उसी पल उस पहाड़ पर वो चीज भूखी थी, तो उसने उन्हें उठा लिया जो उस रात 2 बजे किसी को बिना बताए अकेले अंधेरे में उस सड़क पर चले आए थे, जिनका पता उस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं था। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूं कि आप जब भी घर से झूठ बोलकर निकलने की सोचें, पार्टी, ट्रिप, नाइट आउट, कुछ भी हो,
तो एक बार सिर्फ इतना सोच लीजिएगा, आपके झूठ की कीमत हमेशा आप नहीं चुकाते, कभी कभी वो चुकाता है जो आपको ढूंढने निकलता है। और पापा की एक बात जो आज भी मेरे दिमाग में घूमती रहती है, जिसे इस दुनिया में कोई ढूंढ नहीं रहा, वो असल में इस दुनिया में है ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी ज़रूर कर दें। और एक अलग बात कि अगर आपने मेरा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड भी ज़रूर करें। और कुछ ही दिनों में ऐप में एक नया अपडेट आने वाला है, जिसमें आपको मेरी रिसेंट वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और मेरी कहानियाँ शायद आप वहाँ पर भी सुन सकते हो। अपडेट मैं जल्द ही लाऊंगा, शायद 1-2 दिनों में 3 दिनों में आ जाएगा। आशा करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे और वीडियो को हाइप भी करोगे। और जाने से पहले बस एक बात कि अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो यहाँ पर आपको उसकी लिंक दिखाई देगी, आप उसे यहाँ से सुन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।